अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर वैश्विक कूटनीति का समीकरण अचानक बदलता दिखाई दे रहा है। जिस समय वॉशिंगटन ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाते हुए दबाव की रणनीति को आगे बढ़ाया, उसी समय मॉस्को से आया एक संदेश इस पूरे खेल की दिशा बदलने वाला साबित हुआ है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान के इस्लामिक क्रांति की 47वीं वर्षगांठ पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को बधाई देते हुए साफ शब्दों में कहा है कि रूस मौजूदा क्रिटिकल इंटरनेशनल सिचुएशन में ईरान की संप्रभुता, वैध हितों और सुरक्षा की रक्षा के प्रयासों का समर्थन करता है। यानी उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ईरान के किसी भी मुश्किल वक्त में रूस साथ देने के लिए तैयार है। पुतिन ने दोनों देशों के संबंधों को दोस्ताना और पड़ोसी भावना वाला बताते हुए व्यापक रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने का भरोसा भी जताया। यह बयान सामान्य और औपचारिकता नहीं माना जा रहा, बल्कि ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका परमाणु मुद्दे को लेकर दबाव बना रहा है और क्षेत्र में सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। रूस का यह खुला समर्थन संकेत भी देता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरान अलग थलग नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक बड़ी शक्ति खड़ी है जो अमेरिका की एक तरफा रणनीति को संतुलित कर सकती है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि यदि परमाणु समझौते पर प्रगति नहीं होती तो सैन्य विकल्प तैयार है। अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को मध्य पूर्व की ओर रवाना किया है। साथ ही अतिरिक्त सैनिक फाइटर जेट और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी तैनात किए जा रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से आई रिपोर्टों में कहा गया कि संभावित लंबे सैन्य अभियान की तैयारी चल रही है और जरूरत पड़ने पर कई सप्ताह तक चलने वाली कार्रवाई संभव है। व्हाइट हाउस की ओर से यह दोहराया गया कि ये ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल, यानी सभी तरीके के विकल्प टेबल पर मौजूद हैं। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि अंतिम निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सैनिकों को संबोधित करते हुए यह भी कहा है, कभी कभी ताकत का प्रदर्शन जरूरी होता है ताकि विरोधी स्थिति की गंभीरता समझ सके। हालांकि उन्होंने यह भी दोहराया कि यदि समझौता संभव हुआ तो वह बेहतर रास्ता होगा। यानी एक तरफ बातचीत की संभावना खुली रखी गई है तो दूसरी ओर सैन्य दबाव का संदेश भी स्पष्ट है। ईरान ने अपने रुख में कोई नरमी नहीं दिखाई और साफ किया है कि वह अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स पहले से ही चेतावनी दे चुकी हैं कि यदि उसके क्षेत्र पर हमला हुआ तो क्षेत्र में मौजूद किसी भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने को जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तेहरान लगातार यह कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने अधिकारों की रक्षा करेगा। ऐसे में रूस का खुला समर्थन अमेरिका के लिए कूटनीतिक झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे संभावित टकराव का दायरा केवल द्विपक्षीय नहीं बल्कि बहुध्रुवीय शक्ति संतुलन का मुद्दा बन सकता है। ऊर्जा, सुरक्षा, रक्षा और क्षेत्रीय राजनीति में रूस ईरान की बढ़ती साझेदारी वॉशिंगटन की रणनीति को जटिल बना सकती है। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका दबाव की नीति से पीछे हटेगा या रूस के समर्थन से मजबूत हुआ ईरान अपने रुख पर और अडिग रहेगा? फिलहाल तस्वीर यही बताती है कि पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन का खेल नई दिशा में बढ़ रहा है और इस बदलते समीकरण ने अमेरिका की रणनीतिक गणना को पहले से कहीं अधिक कठिन बना दिया है। फिलहाल पुतिन के इस बयान पर आपका क्या कहना है, जरूर बताएं। इजराइल ने गाजा पट्टी में किस तरह से नरसंहार मचाया, कैसे निहत्थे लोगों की जान ली, ये किसी से छिपा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया ने इजराइल की इस घिनौनी करतूत को अपनी आंखों से देखा। ये भी देखा कि कैसे छोटे छोटे मासूम बच्चे अनाथ हो गए और यही वजह है कि गाजा पट्टी आज भी पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जी हाँ, इजराइल ने 3 सालों में गाजा की सरजमीन को कब्रगाह बना दिया। इतना ही नहीं, इजराइल और हमास में सीज फायर होने के बावजूद इजरायली फौज लगातार बेगुनाह फिलिस्तीनियों को निशाना बनाती रही है। यही वजह है कि इजराइल की नेतन्याहू सरकार पर नस्लीय नरसंहार के आरोप भी लगते रहे हैं। इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है।
इजरायली फौज की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गाजा का 90% बुनियादी ढांचा नेस्तनाबूद हो गया है। कई लोग अभी भी अपनों को तलाश रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि वह जिंदा हैं या फिर मर चुके हैं। गाजा को लेकर अब एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसने पूरी इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। इजराइल ने 10,800 से ज्यादा बेगुनाह फिलिस्तीनियों को अवैध ढंग से डिटेंशन सेंटर में कैद किया हुआ है, जबकि 2025 के आखिर तक 10,914 फिलिस्तीनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। इनमें से कई नाबालिग बच्चे, औरतें भी इसमें शामिल हैं। मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि अनलॉफुल कॉन्वेंट्स का हवाला देते हुए 1200 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को गुपचुप तरीके से गायब कर दिया गया। उनमें से अभी तक कई लोगों को पता ही नहीं चला कि वह किस हाल में। बाकी बचे लोगों का ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ, ना ही ये बताया गया कि उन्हें किन आरोपों में गिरफ्तार किया गया। अनलॉफुल कंपोनेंट्स के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों में ज्यादातर डॉक्टर, पत्रकार, मानवाधिकार संगठन के कार्यकर्ता समेत आम सिविलियन भी शामिल हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा पट्टी में जारी राहत और बचाव कामों के बावजूद अभी भी 8,000 से ज्यादा शव ढही हुई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। यह जानकारी इलाके की सिविल डिफेंस एजेंसी ने दी है। सिविल डिफेंस के प्रवक्ता महमूद बसाल ने कहा कि सर्च और रेस्क्यू टीमें बेहद मुश्किल हालात में काम कर रही हैं। सीमित संसाधनों और उपकरणों की कमी की वजह से कई आपदा स्थलों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। फिलिस्तीनियन इंफॉर्मेशन सेंटर यानी कि PIC की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि भारी मशीनों और तकनीकी क्षमताओं की कमी पीड़ितों के शव निकालने में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। महमूद बसांग ने कहा कि 3,000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं और ये स्पष्ट नहीं है कि वे जिंदा हैं या फिर मारे गए या फिर हिरासत में हैं। उन्होंने ये भी बताया कि लंबे समय तक मलबा हटाने में देरी होने की वजह से सैकड़ों शव सड़ चुके हैं। स्थिति सुरक्षा जोखिमों और लॉजिस्टिक समस्याओं की वजह से है और मुश्किल हो गई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के मुताबिक गाजा में कम से कम 61 मिलियन टन मलबा अभी भी जमा हुआ है।